Hello, students. Good morning to all of you. So, today in this class, we started about the chapter chemical kinetics. Okay, तो स्कूल में हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी सॉलिड स्टेट. बट हियर एवरी सैटरडे आई विल सेंड यू notes as well as some videos explanation. So today we will discuss about chemical kinetics. ओके तो देखते हैं इसमें केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. सेकेंड वन इज ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट लॉ. जनरली we discuss about the zero order reactions and the first order reaction, and the final topics in this chapter: dependency of rate of reaction on temperature as well as molecularity of a chemical reaction. मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना भूल गया हूँ, तो अगला जो यहाँ पर आने वाला है वो आएगा आपका molecularity of a chemical reaction. तो आप लोग सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स हेडिंग डाल करके ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये नोट डाउन कर लोगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स जनरली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट्स एंड द मैकेनिज्म बाय विच दे अकर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये है क्या वैसे जनरली एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस हैं ना उनकी स्पीड क्या रहेगी और जनरली उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या रहेंगी इसके बारे में स्टडी करते हैं. सो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, बेसिकली आप अगर इस चैप्टर का नाम ही यहाँ पर देखोगे तो केमिकल एंड काइनेटिक्स मतलब केमिकल मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मतलब उसके रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन आपकी किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है. ठीक है, जिसमें इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, वही आपकी केमिकल काइनेटिक्स होगी. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. तो इसके लिए आप एक केमिकल रिएक्शन एज्यूम करेंगे जिसमें रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा. ठीक है, यानी कि आपका जब रिएक्टेंट किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो यही आपकी केमिकल रिएक्शन है. तो अब आपको जनरली करना क्या है कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है. इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के स्पीड को कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब जनरली होता क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन जो आपकी होती है ना वो रिएक्शन आपकी हो सकती है तीन तरीके की. नंबर वन, फास्ट केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, मॉडरेट टाइप की स्पीड वाले रिएक्शंस हो सकती हैं, और वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं. तो इस चैप्टर में आप किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस को डील करने वाले हैं जिनकी स्पीड मॉडरेट होगी. तो इस बात को सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा. इस चैप्टर में हम लोग केवल उन रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने वाले हैं जिनकी स्पीड मॉडरेट होगी. और दूसरी बात आपको ये नोट करनी है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में आपकी हो रही है. जैसे अगर कोई रिएक्शन अगर गैस फेज में अगर प्रोसीड हो रही है, जैसे मान लो कि आपका रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है. ठीक है, उस समय भी आप इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना
उसको आप किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे या किसके रिस्पेक्ट में चेंज को कैलकुलेट करोगे, वो होगा आप प्रेशर। ठीक है, यानी कि प्रेशर में कितना चेंज हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग किसको कैलकुलेट करोगे कि उसके प्रेशर में कितना चेंज आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपका रिएक्शन जो है वो अगर एक्वस मीडियम में प्रोसीड हो रही है, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में प्रोसीड हो रही है, दैट इज अगर आपका जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है वो वाटर, ठीक है ना, वाटर वाले मीडियम में आपका ये प्रोसीड हो रही है, तो उस टाइम पर आप रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने के लिए उस सॉल्यूशन का क्या करोगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज को देखने वाले हो। ठीक है, बेसिकली हम इस चैप्टर में अ, ऐसे ही टाइप के रिएक्शंस से डील करने वाले हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आने वाला है। ठीक है ना, प्रेशर में चेंज को नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन लेने वाले हो ना आप, वो रिएक्शन जनरली होती हैं आपकी एक्वस मीडियम में। किस में होने वाली है, एक्वस मीडियम में। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। दैट इज पर यूनिट टाइम में आपके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में कितना कंसंट्रेशन आ रहा है ना, चेंज चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी, यानी कि पर यूनिट टाइम में आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, एज वेल एज आपका प्रोडक्ट में कितना कंसंट्रेशन आ रहा है, यही आपका उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जनरली ये रेट ऑफ रिएक्शन ना आपके उस रिएक्शन की स्पीड को शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि किसी गिवन टाइम में उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर एक गिवन टाइम में चेंज मैक्सिमम आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि उस रिएक्शन की जो रेट होगी, यानी कि उस रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की आप कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे, ध्यान देना यहाँ पे। एक केमिकल रिएक्शन को सपोज किया है आपने, यहाँ पर ध्यान देना, एक केमिकल रिएक्शन है उसको सपोज किया, दैट इज आपका ए एक रिएक्टेंट है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द बी। ठीक है ना, इस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, बी है। ठीक, तो इनिशियली आप लोग क्या मानने वाले हो, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आपने ये एज्यूम किया। ठीक, अब क्या करोगे आप, एट टी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज जब आपका टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर ए का कितना होगा कंसंट्रेशन, आप एज्यूम कर लो कि ए नॉट होगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है बी, यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं होगी, तो उस टाइम पर बी का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इतना समझ आया आपका। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो घटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एक रिएक्टेंट है ना, फॉर द टाइम बिंग ए का जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा, और ये ए आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आफ्टर टाइम टी अगर ए में से एक्स कम हो गया ना, तो ये एक्स कहाँ को कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि बी में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कि आपके पास जैसे एक कागज़ है ना, ठीक है, इस तरीके से एक पेज है, तो इनिशियली जब टाइम ज़ीरो है ना, तो उस टाइम पे तो ये जो पेपर होगा ये पूरा होगा ना। ठीक है, इस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन अगर आप ए नॉट मान लो तो ठीक है। अब आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम के बाद जब आप इसको मान लो कि यहाँ से इसको बर्न कर दिया, जला दिया इसको, ठीक, तो उस समय पर क्या होगा, एक कुछ सर्टेन टाइम के बाद ये कागज़ जल जाएगा ना, मान लो इतना जल गया, एक्स पार्ट इसका जल गया,
तो ये एक्स पार्ट जल गया तो ये राख में कन्वर्ट होगा, दैट इज इस राख को आप मान लो प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ए नॉट में से एक्स कम हो चुका है और ये एक्स कहाँ को जा चुका है, बी में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज प्रोडक्ट में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। और ध्यान देना यहाँ पे जो ए टी होगा ना, दिस इज ऑलवेज लेस देन ए नॉट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट जा रही है। ए टी क्या है? आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम के बाद ए का कंसंट्रेशन है ना ए टी, तो ए टी तो ऑब्वियसली कम होगा, ए नॉट इनिशियली ज़्यादा होगा ना ए नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दैट इज ए टी इज़ लेस देन ए नॉट। ठीक, अब अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस रिएक्शन में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी कि इस ओवरऑल रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ए का जो कंसंट्रेशन होगा ना वो घट रहा होगा, दैट इज ए आपका जो है डिसअपियर हो रहा होगा। ठीक है, ए डिसअपियर हो रहा होगा, जैसे जैसे ए आपका डिसअपियर होगा वैसे वैसे बी आपका अपियर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, डेल्टा से, डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज को शो कर रहा हो, है ना। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मैंने ए को लिखा है तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, डेल्टा ए का मीनिंग हो गया कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी कर दिया मैंने, यानी कि गिवन टाइम इंटरवल में जो ए के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, वही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर माइनस लगा रखा है, साइन देखिए इस यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में मैंने देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। तो ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि आपका जो डेल्टा ए होगा ना, वो डेल्टा ए कैसे आया होगा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 80 है, मतलब ए के बेस में होगा, हाँ ये ठीक है, इसको ध्यान देना, ए के बेस में टी होगा, 80 माइनस ए नॉट। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 80 तो लेस देन होता है ना ए नॉट के, तो ओवरऑल अगर 80 में से ए नॉट माइनस करोगे तो ये नेगेटिव में नहीं आएगी ये वैल्यू। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो स्पीड होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। खुद से भी चेक कीजिए, जैसे आप लोग कोई बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो ये बाइक चला रहे हो आप, तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी बाइक की। ठीक, तो आफ्टर टाइम टी के बाद मान लो इस पर आप मार दो ब्रेक, जैसे ब्रेक मारोगे तो ये जो बाइक है ना ये आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, अगर रेस्ट में आ गई तो इसकी मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड तो ज़ीरो होती है, और जीरो से छोटी जितनी भी संख्याएं होती है ना, जितने भी नंबर्स, वो आपके नेगेटिव में आते हैं, आते कि नहीं आते, जैसे -1, जीरो से इधर को जितना भी आओगे ना आप, तो ये सारे के सारे माइनस में होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड अगर आपकी जीरो है तो जीरो से नीचे तो कोई स्पीड जा नहीं सकती ना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो बाइक की जो मिनिमम स्पीड होगी वो जीरो होगी, अधिक से अधिक वो रेस्ट में होगी। ठीक, तो जीरो से छोटी तो कोई स्पीड हो नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ऐसा करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये गलत हो जाएगा ना, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को सही करने के लिए मैंने बाहर से माइनस लगा दिया है, ताकि आपका माइनस और माइनस कैलकुलेट होकर के क्या आ जाए, प्लस में आ जाए। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना, जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालोगे ना तो ये आगे से माइनस लगा दोगे। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर जो डेल्टा ए आ रही होगी इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया भी है देखो 80। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दिया है आपको, देखो डेल्टा ए की वैल्यू 80 माइनस ए नॉट है, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखो कैसे, क्योंकि ए टी की वैल्यू ए नॉट माइनस एक्स होगी और ए नॉट ऐसे, तो इससे ये माइनस एक्स बाई टी आ रहा है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख भी दिया है, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ए बाई टी नेबर कैन नॉट बी इन नेगेटिव वैल्यू, सो वी टेक नेगेटिव साइन फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसीलिए हम नेगेटिव साइन में लेते ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, इसीलिए। ठीक है, देखो माइनस डेल
ए अपॉन डेल टी इक्वल टू, देखो माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई टी जब करेंगे तब ये एक्स बाई टी आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी करेंगे तो ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आएगा, यहाँ पर डेल्टा टी कर दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी लिखा है ना तो यहाँ पर भी डेल्टा टी ही लिखोगे। हाँ, तो इसको भी थोड़ा सा सुधार लेना जब इसको लिखोगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि बी के देखो यहाँ पर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी जो है ना, यहाँ पर डेल्टा टी करना, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। कारण कारण यही है क्योंकि बी की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी ना वो ज़्यादा होगी, इनिशियल तो कम होगी, इनिशियल में तो जीरो होगी इसकी कंसंट्रेशन, है ना। तो फाइनल ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम अगर माइनस करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आनी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल डिसअपियरेंस में जब हम निकालेंगे ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उसी टाइम पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर कैलकुलेशन कभी करेंगे तो किस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है इसके बारे में यहाँ पर को समझाया है मैंने, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपके पास एक रिएक्शन है 2A, दिस इज गिव्स आउट 3B। यहाँ 2 और 3 क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस का रेट अगर कैलकुलेट करना है ना तो कैसे करेंगे, ये समझने के लिए मैंने एक जनरल सी इक्वेशन ली हुई है और इसका कैलकुलेशन किया है, ताकि आप बाद में जैसे न्यूमेरिकल्स अगर आपको आए तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे। तो जनरली ध्यान देना, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट माना, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो माना, और यहाँ पर जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूनिटी ना दिया हो, यूनिटी के अदर कोई भी अदर नंबर जैसे यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, अगर कुछ इस तरीके से जब भी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर दिए हैं उस टाइम पे, उस टाइम पे इस तरीके से जैसे थोड़ी देर पहले हमने x को माइनस किया था ना, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन के टाइम पर क्या करोगे, 2x, क्योंकि इसका स्टिक्योमेट्रिक 2 है तो आप 2x, इसका स्टिक्योमेट्रिक 3 है तो bt के जगह आप 3x कर दोगे इस तरीके से। ये कैलकुलेशन का एक तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। केवल क्या है, ये कैलकुलेशन का एक तरीका है, क्योंकि यूनिटरी मेथड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x जो है ज़्यादा कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोग जनरली केवल इतना ध्यान दो कि जब भी इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम इसी तरीके से इसको एज्यूम करते हुए ही चलेंगे, जैसे 2x कर देंगे और वहाँ 3x कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसा होगा ये, 80 माइनस, फिर से वही है ना, तो -2x/t आया, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप आगे से माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली 2x/t आ जाएगा आपका, ठीक है। 2x/t ऐसे ही बी का करोगे तो 3x/t, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ये आ जाएगा आपका 3x/t, ठीक। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऐसा ही होता है ना। तो आपको जो है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका ऊपर वाला, ये आ रहा है 2x/t, और नीचे वाला कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x/t, ठीक। तो देखो ये आ रहा है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू इतना आ रहा है ना। तो आप 2 को यहाँ लेके आ जाओ तो 1/2 आ जाएगा यहाँ, और राइट साइड को x/t, पहला वाला इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड वाला इक्वेशन देखो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है ना, यहाँ 3 को यहाँ लेके आओगे तो कितना होगा ये, डेल्टा बी अपॉन 3 × डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू x/t। ऐसा करोगे तो ऊपर वाले इक्वेशन भी और नीचे वाले इक्वेशन के भी RHS में x/t हो जाएगा, इस तरीके से x/t, ठीक है। तो RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, तो LHS को अगर इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/2, ध्यान देना 1/2 माइनस का भी है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी।
इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपका आने वाला है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इससे आपको क्या लेसन मिलता है, देखो जब भी आपका कोई ऐसा इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हो जिनकी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ना होकर के कोई अदर नंबर है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये कैलकुलेट करने के लिए आप जनरली क्या कर दोगे, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दोगे। जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को अगर कैलकुलेट करना है, डिसअपीयरेंस आ रहा है इसलिए माइनस, और इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एन है तो इसलिए हमने एन से डिवाइड कर दिया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इसको डिफाइन किया हमने डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, उससे आपको जनरली क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन जनरल अगर देखोगे तो इस तरीके से करोगे। और डिवाइड क्यों कर रहे हो इसके बारे में मैंने समझा दिया है ऊपर, जो ये कैलकुलेशन किया है ना कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 ना हो अदर चीज़ें हों तो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसमें से आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे इसको। ठीक है, जनरल जो रिएक्शन आपको यहाँ पर दी हुई है ना, तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ना दे करके अलग चीज़ दे रखी है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये कैलकुलेट करके इनको इक्वेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तभी ये इक्वल होंगे। अगर नहीं करोगे ना तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस आ जाएगा। अगर आप एम और एन से डिवाइड नहीं करोगे तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आपका डेल्टा बी बाई डेल्टा टी के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल तभी आएगा जब इनके करस्पॉन्डिंग स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से आप अपॉन कर दो। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ऐसा क्यों करते हैं इसके लिए मैंने इससे पहले जो एक्सप्रेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया उसमें बता दिया आपको। चलो अब देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी कैलकुलेट करेंगे आप क्या करोगे आप जनरली चेंज इन कंसंट्रेशन तो करोगे, लेकिन जो टाइम होगा ना वो टाइम इंटरवल लोगे आप, डेल्टा टी लोगे। जहाँ पर भी एक गिवन टाइम इंटरवल अगर आप ले रहे हो, जैसे टाइम इंटरवल आपने 5 सेकंड का ले लिया, जैसे 10 सेकंड का ले लिया, जो भी है ये टाइम इंटरवल हुआ आपका। ठीक है, तो जनरली ये कैलकुलेशन जितने भी मैंने ऊपर को किए हुए हैं ये एवरेज रेट का ही है आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, देखो समझाऊंगा क्या, इसी यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है जनरली, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है इसको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, उसका आप निकाल लोगे आप एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट निकालोगे तो एवरेज रेट में कैसे कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज रेट को, ध्यान देना, एवरेज रेट को चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल ले रहे हो ना। तो आप जो ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, अगर इस डेल्टा टी को टेंस टू ज़ीरो कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये लिमिट जब भी आप लगा देते हो किसी भी एवरेज रेट पे तो वो आपका आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये चीज़ें करने वाले हैं हम लोग आगे, है ना, तो इन सारी चीज़ों में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही हमारा लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन अगर आप लोग क्या कर रहे थे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ इस तरीके से कर रहे थे ना, तो अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वाला केस लगा दोगे तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो करोगे। और इसी एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखते हो, इसको ऐसे लिखते हो, देखो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ठीक है, आरी बात समझ में, ये जैसे आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, बस इसी तरीके का है। क्योंकि आप लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स में भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर रखा होता है, इसीलिए आप पूरे एक्सप्रेशन को डी वाई बाई डी एक्स करते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब आप डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दोगे ना, अगर ये लिमिट लगा दिया आपने इस पर, तो आप इसको डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, इसको डायरेक्ट आप लोग किस में लिख सकते हो,
डी ऑफ कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी, तो उस दिन इससे आगे का वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा। ठीक है, बाकी डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जब भी क्लास आपकी होगी तो उस क्लास में आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, बाकी आप जो भी रिटर्न वर्क है, ये रिटर्न वर्क अपने फेयर कॉपी में इसको कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा।